नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल भूगोल के अंतर्गत आज एपिसोड नंबर 3 में हम बिहार की नदियों से संबंधित चर्चा आपसे करेंगे, जहां से परीक्षा दृष्टि से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और आगे भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आज का जो पूरा चैप्टर है बिहार की नदियों से संबंधित रहेगा। बिहार में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बिहार में अगर हम बात करें तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत पूरा बिहार आता है। तो ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत पूरा बिहार आता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी बिहार को दो भाग में बांट देती है। उत्तरी बिहार में बांटती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और दक्षिणी बिहार में। तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में गंगा नदी बांट देती है बिहार को। और उत्तरी बिहार के हिसाब से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम जो गंगा से सहायक नदियाँ हैं बिहार में बहने वाली, उनको हम दो प्रकार से देखेंगे। पहला है उत्तरी बिहार की नदियाँ, जो आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देख पा रहे हैं। घाघरा नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, बागमती है, कोसी नदी है, महानंदा नदी है। तो ये जो नदियां हैं इनको हम उत्तरी बिहार की नदियां कहते हैं। और उत्तरी बिहार नदियों की खास बात आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कहाँ से निकल रही हैं। तो ये सारी नदियां आप देख रहे हैं हिमालय क्षेत्र से निकल रही हैं। तो ये हिमालयी नदियां हैं और आप सभी को मालूम है कि हिमालयी नदियाँ कैसी नदियाँ होती हैं। तो 12 नदियाँ होती हैं, हमेशा उनमें जल होता है। तो उत्तर बिहार की नदी आपको क्लियर हो गया होगा। उत्तर बिहार की नदियों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। उदाहरण घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है। इतनी नदियां आपको याद रखना है उत्तरी बिहार की नदियों के रूप में, जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में। तो गंगा के दक्षिण में जो दाएं साइड से कह सकते हैं कि गंगा के दाएं तट पर आकर मिलती हैं हिमालय नदियों की अगर हम बात करें तो हिमालय से जो सहायक नदियां हैं, जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं, ये गंगा के बाएं तट पे मिलती हैं। आप इधर से ऐसे चेक कर सकते हैं, ये लेफ्ट बैंक है, ये राइट बैंक है। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो दक्षिण बिहार की नदियों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें कर्मनाशा है, सोन नदी सबसे महत्वपूर्ण है दक्षिण बिहार की नदियों में, पुनपुन नदी है, फिर यहाँ पर फल्गु नदी है, इसके अलावा क्यूल नदी है, अजय नदी है। इन नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में तो दक्षिण बिहार की नदियों की जो उत्पत्ति हुई है वो पठारी क्षेत्रों से हुई है। जैसे कि यहाँ पर कुछ नदियों की उत्पत्ति जब आप यहाँ पर देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार से हुई है। सोन जैसी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो ये अमरकंटक से हुई है। कर्मनाशा की बात करें तो कैमूर पठार से हुई है। कुछ इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। बिहार की नदियों की बात करें तो दो वर्गों में विभाजित हो सकती हैं, जैसा कि हमने आपको समझाया है। उत्तरी बिहार की नदियाँ जो हिमालय से निकलकर दक्षिण और पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी में आकर मिलती हैं। चिर अस्थायी 12 नदियाँ होती हैं। उदाहरण हमने देख लिया है, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। फिर बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। तो पठारी भाग से निकलती हैं, उत्तर की ओर बहेंगी। यह नदियाँ गंगा या उसकी सहायक नदियों में आकर मिलती हैं। उदाहरण है सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, कर्मनाशा है। इसके अलावा क्यूल नदी के बारे में भी हम देखेंगे और अजय नदी के बारे में देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी से। गंगा नदी की बात अगर हम करते हैं तो बिहार की सबसे प्रधान सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी। और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत समूचा बिहार आता है। गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है परीक्षा दृष्टि से। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर है, जैसा कि आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में कुछ जानकारी दी गई है। जो जानकारी दी गई है उस हिसाब से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। उत्तराखंड में गंगा की जो कुल लंबाई है 110 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बताया गया है। बिहार में बात करें तो 445 किलोमीटर बताया गया है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो 520 किलोमीटर बताया गया है। आप इन चारों को जोड़ लेंगे तो टोटल आपका 25-25 आ जाएगा, यानी कि 2525 किलोमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। 2525 किलोमीटर यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि एनसीईआरटी में आपका बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो दी गई है वो 445 किलोमीटर दी गई है, लेकिन अगर असल में बात करें तो यहाँ पर झारखंड का जो क्षेत्र है वो उसको जो है छोड़ दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। गंगा नदी की जब भी हम बात करते हैं तो गंगा नदी 5 राज्यों से भारत के होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, साथ में झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों से भारत के गंगा नदी होकर गुजरती है। और यहाँ पर अगर हम एग्जैक्टली देखें असल में क्या बात है, तो बिहार से 405 किलोमीटर बनता है, झारखंड से 40 किलोमीटर बनता है। झारखंड में बात करें तो साहेबगंज जिला पड़ता है झारखंड में, जहाँ से गंगा नदी केवल एक ज़िले से होते हुए, साहेबगंज से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। तो अब यहाँ पर आपके सामने कन्फ्यूजन आएगा कि परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो क्या करना है। तो उस केस के लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जब भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको पूछा गया कि बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी की कुल लंबाई बिहार में कितनी है। मान लीजिए आपके पास विकल्प में दिया गया है 450 दिया गया है, 445 दिया गया है, 475 दिया गया है। चौथा ऑप्शन 1 से अधिक, 5वां ऑप्शन नन, इस तरीके से दिया गया है। तो आपको उस केस में क्या मानना है? तो उस केस में आपको 445 ही मानना है। कहने का मतलब है कि अगर विकल्प में आपको 445 दिया गया है, 405 नहीं दिया गया है, समझिएगा, अगर आपको 445 विकल्प में दिया गया है, 405 नहीं दिया गया, तब आप आंसर 445 ही मानिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करें, और जब तक 405 किलोमीटर नहीं दिया रहेगा तब तक आपको 405 पर नहीं जाना है, या 405 के हिसाब से आंसर नहीं मार्क करना है। अगर 445 आंसर दिया है ऑप्शन में, 405 नहीं दिया तो 445 के साथ में जाइए। अगर 405 दिया गया है तब आप 405 के साथ में जा सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में हमने आपको बता दिया कितना दिया गया है, बिहार का 445 किलोमीटर, झारखंड का वहाँ पर छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर 5 राज्यों से गंगा बहती है। 445 को आप प्रेफर कर सकते हैं एज पर एनसीईआरटी। फिर हम बात करते हैं गंगा द्रोणी की, गंगा बेसिन की। तो भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी है गंगा नदी तंत्र का। बिहार में अगर हम बात करते हैं तो गंगा द्रोणी या गंगा बेसिन बिहार का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी माना जाएगा, उस हिसाब से भारत का भी है तो बिहार का भी यहाँ पर है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी बक्सर जिला के चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है और बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गंगा नदी चौसा नामक गांव पड़ता है, और ये गांव कहाँ पर पड़ता है? बक्सर जिले में। तो गंगा नदी चौसा बक्सर जिले के चौसा नामक गांव में बिहार के मैदान में प्रवेश करती है या बिहार में प्रवेश करती है। तो ये आपको ध्यान रखना कि गंगा नदी किस स्थान से बिहार में प्रवेश करती है, तो चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है बक्सर जिला में। फिर बात करते हैं बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। तो 12 जिले हैं जहां गंगा नदी बहती है, और इन 12 जिलों के नाम क्या हैं? तो बक्सर है, भोजपुर है, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ये 12 जिले हैं। इनको आपको 12 जिलों को ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मुख्य हैं जो याद कर लीजिए, जैसे भागलपुर है, पटना तो आपको मालूम ही है, बाकी बक्सर से एंट्री करता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं बिहार का वह जिला जहाँ गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। तो किस जिले से सबसे ज़्यादा लंबाई है? तो अगर हम बात करें पटना जिला, वहाँ 99 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। कुल 12 जिलों से गुजरती है और 12 जिलों में पटना वाले ज़िले से सबसे ज़्यादा लंबाई कवर करती है गंगा नदी। कितने किलोमीटर है? 99 किलोमीटर है। फिर बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हम दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में देखेंगे। तो सोन नदी के बारे में सबसे पहले उत्पत्ति पूछा गया है बीपीएससी में आपसे, टीआरई में ही सवाल पूछा गया था, टीआरई 2 में, कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है। तो आंसर है मैकाल श्रेणी, अमरकंटक पठार के पास। तो अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से सोन नदी की उत्पत्ति होती है। दक्षिण बिहार की ये सबसे जो है प्रधान नदी है जो गंगा नदी से आकर मिलती है। तो दक्षिण बिहार की प्रधान नदी है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई सर्वाधिक मानी जाती है। फिर बात करते हैं सोन और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। तो सोन नदी गंगा नदी में आकर कहाँ मिलती है? तो पटना जिले में मनेर नामक एक स्थान है,
तो पटना जिले में मनेर नामक स्थान पर सोन नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। इसके अलावा बात करें, सोन गंगा के दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी में से एक है। ये फैक्ट आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके अलावा बिहार में मुख्य नदी की कुल लंबाई 202 किलोमीटर के आसपास है सोन नदी की। फिर बात करते हैं, सोन नदी कैमूर जिले के निकट बिहार में प्रवेश करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि सोन नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है, तो आंसर है कैमूर जिला। सोन नदी आपका कंप्लीट होता है। फिर आते हैं कर्मनाशा नदी पर। कर्मनाशा नदी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है कैमूर जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों। तो विंध्याचल की पहाड़ियों से कैमूर जिले में कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में भौगोलिक सीमा का निर्धारण करती है। कर्मनाशा नदी चौसा के पास में गंगा नदी में मिलती है, और चौसा के पास जब गंगा नदी में कर्मनाशा नदी मिल जाती है तो तब जो है गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। नेशनल वाटरवे 54 कर्मनाशा नदी पर बना है। कुतुबपुर से ककरैत पुल तक इसका जो है लगभग 80-90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो नेशनल वाटरवे 54 किससे संबंधित है, तो कर्मनाशा नदी से संबंधित है, याद रखिएगा। धार्मिक आधार पर कर्मनाशा को अपवित्र माना गया है, यानी इसको एक शापित नदी के रूप में माना गया है। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी कर्मनाशा नदी से संगम के बाद, यानी कर्मनाशा नदी जब गंगा नदी में मिल जाती है तो बक्सर जिले के चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है गंगा नदी। यानी पहले कर्मनाशा नदी गंगा में मिलेगी, उसके बाद देन गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। और कहाँ से प्रवेश करती है, चौसा से, और इसी चौसा में ही कर्मनाशा नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। पुनपुन नदी की बात करते हैं, उससे पहले एक बार जो मैप है उसको हम आपको कर्मनाशा नदी का जो क्षेत्र है वो आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो कर्मनाशा नदी के बारे में और कर्मनाशा नदी के बारे में आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये बिहार का क्षेत्र हो गया और ये पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कर्मनाशा सीमा बनाती है। ये आप यहाँ से आपको क्लियर हो गया। कुल मिलाकर 3 नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हैं। घाघरा नदी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है ये भी घाघरा नदी का, इधर बिहार और इधर उत्तर प्रदेश, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में घाघरा भी सीमा बनाती है। इसके अलावा गंडक नदी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक क्षेत्र रहता है जो बिहार और उत्तर प्रदेश को अलग करता है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में गंडक, घाघरा और कर्मनाशा 3 नदियाँ सीमा बनाती है। सबसे लंबी सीमा कौन बनाती है, तो कर्मनाशा नदी बनाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पुनपुन नदी पर। पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन नदी की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ पर होती है, झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से होती है, चौराहा पहाड़ी से। तो चौराहा पहाड़ी आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से पुनपुन नदी की उत्पत्ति होती है। बरसाती नदी है, यानी कि वर्षा पर आश्रित नदी है, अधिकतर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। पुनपुन नदी की बात करें तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, पुनपुन नदी पटना जिले के फतुहा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। फतुहा वाला जो आपका स्थान है ये आपसे बीपीएससी द्वारा पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ प्रश्न मिलेगा। तो पुनपुन नदी पटना जिले के फतुहा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं फल्गु नदी की। फल्गु नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। फल्गु नदी की उत्पत्ति की बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार में झारखंड के हजारीबाग जिले से होता है। तो झारखंड के हजारीबाग जिले से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से ही उत्पत्ति होती है फल्गु नदी की। और फल्गु नदी की उत्पत्ति हम नहीं कहेंगे, फल्गु नदी 2 नदियों से मिलकर बहती है, और ये 2 नदियां हैं जिनका नाम है लीलाजन, जिसको हम निरंजना भी कहते हैं। इसके अलावा मोहना नदी है। तो 2 नदियां हैं, निरंजना या लीलाजन एक ही नाम है, और मोहना। तो निरंजना और मोहना ये जो नदियां हैं ये छोटा नागपुर पठार से झारखंड के हजारीबाग जिले से निकलती हैं, और ये दोनों नदियां आपस में मिलकर फल्गु नदी का निर्माण करती हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फल्गु नदी किन नदियों से मिलकर बनती है। तो लीलाजन, जिसको निरंजना कहते हैं, और लीलाजन और मोहना नदी से मिलकर फल्गु नदी का निर्माण होता है। और कहाँ पर होता है, तो निरंजना या लीलाजन बोधगया के समीप मोहना नामक सहायक नदी से मिलती है और फल्गु नदी बनाती है। बिहार का गया जिला बात करें तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। तो बिहार का गया जिला कभी भी प्रश्न पूछे किस नदी के तट पर स्थित है, तो फल्गु नदी आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा बात करें तो विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। इसके अलावा आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी इस बारे में जानते भी होंगे कि पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु गया में फल्गु नदी के तट पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे, या आप में से बहुत सारे लोगों के माता पिता भी गए होंगे गया में। तो पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु गया में जाते हैं, फल्गु नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान करने जाते हैं। तो फल्गु नदी का ही तट होता है जहाँ पर पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। फल्गु नदी का उल्लेख रामायण में भी किया गया है। इसके अनुसार प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ में अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने आए थे या देने आए थे। तो रामायण में भी इस नदी का उल्लेख है। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि फल्गु नदी एक धार्मिक नदी है, धार्मिक रूप से इसका बहुत ही महत्व है। गौतम बुद्ध भगवान की बात करें तो भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वह कौन सा नदी था? तो आपने पढ़ा है निरंजना नदी। तो निरंजना नदी या लीलाजन नदी एक ही बात है। तो लीलाजन नदी या निरंजना नदी के पास में स्थित था बोधि वृक्ष, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर बात करते हैं बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु। आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? तो आंसर हो जाएगा मोहना या मोहाना या लीलाजन। तो दो नदियां हैं, मोहना या मोहाना, लीलाजन या निरंजना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों नदियों के मिलने से संगम से कौन सी नदी बनती है? तो फल्गु नदी बनती है। फल्गु नदी का मुहाना कहाँ पर है, यानी फल्गु नदी किस में जाकर मिल जाती है? तो फल्गु नदी पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से कि फल्गु नदी का मुहाना कहाँ पर है। तो फल्गु नदी डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती है, किस में मिलती है? पुनपुन नदी में मिलती है, और पुनपुन नदी फिर गंगा नदी में मिलती है फतुहा के पास में। तो फल्गु नदी का मुहाना पुनपुन नदी हो जाएगा। और यहाँ पर मैप में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर मैप में कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, पुनपुन नदी में जाकर फल्गु नदी मिलती है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। थोड़ा मैप में त्रुटि है, इसको सही कर लीजिएगा। तो पुनपुन नदी में जाकर फल्गु नदी मिलती है, पुनपुन जाकर फिर गंगा में मिलती है, कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद किऊल नदी के बारे में देखते हैं। उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोटा नागपुर पठार से उत्पत्ति होती है, गंगा की सहायक नदी में से एक है किऊल नदी। बस इतना ध्यान रखना है कि सहायक नदी है। अजय नदी भी गंगा की सहायक नदी है। हुगली नदी की ये सहायक नदी मानी जाती है, उत्पत्ति इसकी जमुई में होती है। फिर आते हैं उत्तर बिहार की नदियों के बारे में, जो हिमालय से जिनकी उत्पत्ति होती है। उनमें सबसे पहले घाघरा नदी है। घाघरा नदी की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो घाघरा नदी की उत्पत्ति होती है नेपाल हिमालय में मापचा चुंगो हिमनद से। तो मापचा चुंगो हिमनद से किस नदी की उत्पत्ति होती है? आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है घाघरा नदी की। नेपाल में घाघरा नदी को कर्नाली नदी बोलते हैं। तिब्बत में घाघरा नदी को मापचा सांगपो कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तीनों नाम आपको मालूम होने चाहिए घाघरा नदी के। घाघरा नदी की बात करें तो सिवान जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। तो किस जिले से घाघरा नदी प्रवेश करती है? सिवान जिले से प्रवेश करती है। ये हमने आपको शॉर्ट्स वाले सेक्शन में गोपालगंज बताया है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर सिवान जिला होना चाहिए। सारण जिले में छपरा के पास रेवलगंज में गंगा में मिलती है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। तो घाघरा नदी सारण जिले में छपरा के पास रेवलगंज में गंगा में मिलती है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं घाघरा नदी की बात करें तो बिहार में गंगा से जितनी भी नदियां मिलती हैं उनमें सबसे पश्चिमी सहायक नदी, यानी सबसे पश्चिम से आकर जो नदी मिलती है, जो सहायक नदी मिलती है, घाघरा उनमें से एक है। तो घाघरा सबसे पश्चिमी सहायक नदी है जो बिहार में गंगा से मिलती है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में भौगोलिक सीमा भी बनाती है, जैसा कि हम देख चुके हैं। गंडक नदी की बात करते हैं तो गंडक नदी की उत्पत्ति, गंडक नदी को गंडकी नदी भी कहते हैं। इसके अलावा नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो नारायणी नदी, गंडक नदी या गंडकी नदी, नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से। तो नुबीन हिमाल हिमनद से या नुबीन हिमाल ग्लेशियर से गंडक नदी की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा त्रिवेणी नहर है, याद रखिएगा, त्रिवेणी नहर या त्रिवेणी कनाल को गंडक नदी से जल प्राप्त होता है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर,
जिसको हम भैंसा लोटन के नाम से भी जानते हैं उस क्षेत्र को, तो भैंसा लोटन या वाल्मीकि नगर को गंडक नदी से भी जल प्राप्त होता है। ये आपका बीपीएससी द्वारा पूछा गया है टीआरई में। बात करते हैं गंडक नदी, तो गंडक नदी बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले से प्रवेश करती है। आपको मालूम है कि गंडक नदी के किनारे जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो पश्चिम चंपारण जिले से गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा भी बनाती है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गंडक नदी के तट पर स्थित है, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी बिहार के सारण जिले में, याद रखिएगा सारण जिले में सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। पटना के पास में ही पड़ता है। अगर डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पटना के निकट दिया रहता है। पटना जिले में नहीं है सोनपुर, ध्यान रखिएगा सारण जिले में है। तो पटना के निकट आपको दिया जा सकता है, पटना के निकट सोनपुर में, या फिर सारण जिले के सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। तो गंडक नदी कहाँ पर मिलती है? बिहार के सारण जिले के सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। सोनपुर मेला की बात करें अगर हम, तो सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। हर साल सोनपुर में गंगा और गंडक के नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। तो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर सोनपुर में सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है। तो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर किया जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? तो गंगा और गंडक के नदियों के संगम पर। इसके अलावा अगर हम बात करें धार्मिक रूप से, तो शालिग्राम पत्थर जिसको भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है, नेपाल में गंडक नदी की सहायक नदी काली गंडकी के तट पर पाया जाता है। फिर बात करते हैं बूढ़ी गंडक नदी की। उत्पत्ति बूढ़ी गंडक नदी की सोमेश्वर पहाड़ियों से होती है, पश्चिमी चंपारण से। और सोमेश्वर पहाड़ी की अगर हम बात करें तो सोमेश्वर चोटी यहाँ पर स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ियों में सोमेश्वर चोटी स्थित है। सोमेश्वर चोटी की बात करें तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। 875 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर मानी जाती है। तो पश्चिम चंपारण सोमेश्वर पहाड़ियों से उत्पत्ति होती है बूढ़ी गंडक नदी की। खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बूढ़ी गंडक नदी किस जिले में गंगा में मिल जाती है, तो खगड़िया जिले में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण या मिएंडरिंग के फलस्वरूप एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील का निर्माण हुआ है। ऑक्सबो लेक का निर्माण हुआ, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, कबरताल या कबर झील, जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है। और किस नदी के द्वारा ऑक्सबो लेक कबरताल या कबर झील का निर्माण हुआ? तो बूढ़ी गंडक के द्वारा निर्माण हुआ है। फिर आते हैं बागमती नदी पर। बागमती नदी की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति नेपाल के काठमांडू के पास शिवपुरी पहाड़ियों से होती है। तो बागमती नदी की उत्पत्ति नेपाल के काठमांडू के पास शिवपुरी पहाड़ियों से होती है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पशुपतिनाथ मंदिर, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी गए भी होंगे काठमांडू में, तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागमती नदी के तट पर स्थित है। बागमती नदी सीतामढ़ी जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है बिहार में। बागमती समस्तीपुर में कमला नदी से मिलने के बाद अंततः खगड़िया जिले के बदला घाट में कोसी नदी में मिल जाती है। तो बागमती किस नदी में मिल जाती है? पहले कमला नदी से मिलती है। कमला नदी का जल लेते लेते फिर ये खगड़िया जिले के बदला घाट में कोसी नदी में मिल जाती है। तो बागमती कोसी नदी में मिल जाती है और कोसी नदी फिर गंगा नदी में मिलती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि बागमती जो है डायरेक्ट गंगा से नहीं मिलेगी, तो बागमती कोसी नदी में मिल जाएगी। फिर आते हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी की उत्पत्ति चीन नेपाल सीमा के पास से हिमालय से होती है। तो चीन नेपाल सीमा पर हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ से उत्पत्ति होती कोसी नदी की। हिमालय के ऊपरी क्षेत्र की 7 सहायक नदियों से मिलकर बनने के कारण इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। कोसी नदी सुपौल जिले से, याद रखिएगा, सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। दोनों आपको पता होना चाहिए, सुपौल जिले से बिहार में प्रवेश करती है, कटिहार जिले से गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में भीषण बाढ़ लाने के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। फिर आते हैं महानंदा पर। उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है, यानी उत्तरी बिहार का जो हमने देखा नदियों के बारे में, तो उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन है? तो महानंदा है। हिमालय से उतरने के बाद और पूर्णिया
किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यहाँ किशनगंज भी कर लीजिएगा। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों से होकर बहती है। उत्पत्ति कहाँ होती है महानंदा नदी की? तो महानंदा नदी की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होती है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट हो सकता है कि दार्जिलिंग है कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से उत्पत्ति होती है महानंदा नदी की। यहाँ से फिर ये किशनगंज जिले में इंटर करती है। किशनगंज से पूर्णिया और कटिहार जिले से होकर बहती है महानंदा नदी। महानंदा किशनगंज जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है, पूर्णिया और कटिहार जिलों से होकर बहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महानंदा गंगा नदी से गोदावरी घाट पर मिलती है, गोदावरी घाट के पास में मिलती है बांग्लादेश में। तो महानंदा गंगा नदी में गोदावरी घाट जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, तो बांग्लादेश में मिलती है महानंदा। यहाँ पर मैप के माध्यम से एक बार देख लीजिएगा, ये जो क्षेत्र है ये आपका दार्जिलिंग हिमालय का क्षेत्र है। तो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये क्षेत्र पूरा जो है पश्चिम बंगाल का है। तो यहाँ से निकलती है, निकलने के बाद फिर यहाँ से किशनगंज से होते हुए इस तरीके से फिर यहाँ से वापस से आप देखेंगे तो झारखंड, और झारखंड से फिर बांग्लादेश, कुछ इस तरीके से यात्रा रहती है महानंदा नदी की। तो महानंदा नदी के बारे में हमने देखा 3 जिलों से बिहार के, किशनगंज से इंटर करेगी, पूर्णिया और कटिहार जिलों से होकर बहेगी और आगे फिर ये अंततः बांग्लादेश में जाकर गोदावरी घाट में के पास में बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि आज की आपको जो क्लास है नदियों से संबंधित बिहार में क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। शाम 5 बजे आपका नेक्स्ट MCQ क्लास आपका आएगा साइंस का।